गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी से। इस वक्त हम लोग सीए फाउंडेशन जुलाई 21 के एग्जाम्स के लिए हमारा रिवीजन चला रहे हैं और उस रिवीजन के शेड्यूल में अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लगा करके चैप्टर नंबर 4 इन पर आपके साथ में मिल करके बराबर से डिस्कशन करके इन चारों चैप्टर्स को हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 5th और 6th को हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक बढ़िया रिवीजन करके खत्म कर दें। तो जल्दी से छुट जाओ भाई सब लोग, फटाफट 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 आ जाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों चैप्टर नंबर 5th का हमारा रिवीजन। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, फ्री कंसेंट का हमारा चैप्टर है, तो इस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। भाई थोड़ा सा लाइव क्लास में हमको टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है, आप लोग जानते हो, क्योंकि डिस्कशन होता है। तो आज मैं इसको इस फॉर्म में आप लोगों के साथ में लेकर के आया हूं ताकि हम लोग थोड़ा सा, समय हमारे पास में कम है तो फास्ट रिवीजन हम लोग कर सकें, थोड़ा सा अपनी स्पीड को हम लोग बढ़ा सकें, ठीक है। क्योंकि प्लान ये है कि एक बार हम लोग पूरा यानी पूरा जितना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी, बराबर से इन सारे टॉपिक्स को हम लोग रिवीजन के अंदर कवर कर सके, ये हम प्लान लेकर के चल रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक आ जाएं हमारे रिवीजन शेड्यूल में। तो आज का टारगेट है भी 5th और 6th चैप्टर अगर आज हम कर पाते हैं तो फिर हमारे पास जो चैप्टर है वो सिर्फ 4 चैप्टर बचेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां हमारे पास आसान परफॉर्मेंस हो गया, देन डिस्चार्ज वाला चैप्टर हमारा हो गया, और देन उसके बाद में हमारे पास में 2 ही चैप्टर हमारे पास बचेंगे, रेमेडीज और क्वासी एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत आराम से हम लोग 1 या 2 क्लास में उसको भी खत्म कर लेंगे। चलिए जी, तो समय पर सारी चीजों को हम लोग कर पाए। तो बच्चे लोगों, आज का हमारा टॉपिक सीधा सा है, कंसेंट मस्ट बी फ्री, बराबर से। और कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाती है, सबसे पहला पॉइंट आप सबको पता है, हमारे पास में आता है कोर्जन का। कोर्जन जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई फिजिकल फोर्स का वहां पे यूज किया गया है। सिंपली अगर बोलो तो कोर्जन में या तो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा एक्ट कमिट किया गया या करने का धमकी दिया गया जो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से फॉरबिडेड है, बराबर, जिसको इंडियन पीनल कोड करने से मना करता है, या फिर अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन किया गया या डिटेन करने का धमकी दिया गया। डिटेन का मतलब किसी की भी एसेट्स को रोकना या रोकने की धमकी देना। लेकिन इन सब के पीछे पर्पस ये था कि सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोर्जन है। हमारा पुराना एग्जाम्पल है, किसी के सर पे रिवॉल्वर लगाया और रिवॉल्वर लगा करके आपने उसके साथ किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट किया, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बात किया, तो ये सब कोर्जन से हम कहेंगे कि इन्फ्लुएंस्ड है, बराबर। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है, आप लोग सब जानते हो। तो 2 में से कोई भी एक टेक्निक को यूज किया गया या दोनों टेक्निक को यूज किया गया, तो हम कहते हैं कि भाई वहां पे कोर्जन यूज हुआ है। खास बात ये है कि ये जो कोर्जन यूज किया, फिजिकली प्रेशराइज, किसी को मारने का, पीटने का, धमकी देना या मार पीट देना, या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना, ये सारा कुछ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 कोर्जन के अंदर कवर है। लेकिन इन सब के पीछे हमारा इंटेंशन है सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना, तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा और ये कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। इफेक्ट आप लोग सब जानते हो, ये पूरा चैप्टर ही इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि यहाँ पे अगर किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन से कंसेंट ली गई है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी जिसका कंसेंट फोर्सफुली ऑब्टेन किया गया है, जिसको हम लोग एग्री पार्टी के नाम से जानते हैं, बराबर। यानी एग्री पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, और अगर कैंसिल करवाती है बच्चों तो रीस्टोर दी बेनिफिट करना पड़ेगा। सेक्शन 65 में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेक्शन 19 कहेगा पार्टीज को अपने प्रॉफिट्स को एक दूसरे को रीस्टोर करना पड़ता है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। जो भी आप कैंसिल कराओगे, ठीक है, तो आपको भी सामने वाले को पैसा वापस करना पड़ेगा, गुड्स आपके पास में वापस आएंगे, और बर्डन किसके ऊपर है प्रूव करने का, जिस पार्टी के अगेंस्ट में कोर्जन यूज हुआ, दैट पार्टी हैव टू प्रूव कि मेरे अगेंस्ट में कोर्जन हुआ था, तभी जाकर के ये काम आगे बढ़ेगा। तो बर्डन हमेशा उसी पार्टी के सर पे आएगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है, बराबर से बच्चों। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से किसी ने किसी को सुसाइड करने का धमकी दिया, तो फिर अगर मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो और ऐसा सुसाइड का धमकी देकर के अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ली गई है, तो भी ये कहा जाएगा कि वहां पे कंसेंट आपने कोर्जन से लिया है। ये आप लोगों को कोर्जन में ध्यान में रखना चाहिए, एकदम छोटा सा हमारा पॉइंट है, बराबर।
मेरे साथ में पॉइंट्स को रिवाइज करते जाइएगा, रिकॉल करते जाइएगा फटाफट से कि हाँ सर ये सारी चीजें हमारी कोर्सन के अंदर कवर है जहां हम लोग फिजिकल फोर्स का यूज करते हैं। नाउ बच्चों सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। सर ये क्या है? देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन, यानी एक पार्टी है सुपीरियर पोजिशन पे, दूसरी पार्टी इंफीरियर है, and one party is in position to dominate the will of other person and he uses his position to obtain unfair advantage। और एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ये इन्फ्लुएंस यूज कर रही है ताकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके बराबर से, तो कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस है। या फिजिकल प्रेशर नहीं होता है बच्चे लोगों, यहाँ पे मॉरल या मेंटल प्रेशर यूज किया जाता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो पार्टीज के बीच में रिलेशन ऐसा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की डिजायर को इफेक्ट कर सकती है, या बच्चे लोगों सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की डिजायर को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। सर ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे लोगों? या तो रियल एपरेंट या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जैसे पैरेंट और चाइल्ड का होता है। एक फादर ने अपने सन को 10,000 रुपया उधार दिया, लेकिन प्रमोजरी नोट पे लिखवा लिया कि 20,000 रुपया उधार लिया जो तुम मुझे वापस करोगे। ये कहता है इन्फ्लुएंस। एक डॉक्टर पेशेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। अब एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट का कोई हाउस परचेज करना है, पेशेंट बेच नहीं रहा है, डॉक्टर ने उसको धमकी दिया कि अगर तुमने अपना हाउस नहीं बेचा मुझे तो तुम्हारी डिजीज के बारे में लोगों को बता दूंगा, बराबर से। और पेशेंट बेचारा नहीं चाहता कि उसको ऐसा डिजीज है कि लोगों को पता लगे, तो बेचारा एग्री कर गया कि ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो डॉक्टर एंड पेशेंट हो गया, यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड हो गया, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट इसके अंदर आ सकते हैं, जिनके हाथ में भी आपके मार्क्स वार्क्स होते हैं, आप लोग जानते हो, या सॉलिसिटर एडवोकेट और उसका क्लाइंट हो गया। ये सारे रिलेशन ऐसे बच्चों जो रियल एज वेल एज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस है। पर यहाँ पे अगर कहीं पर किसी को भी इंप्रेस किया गया, किसी को भी डोमिनेट किया गया, तो कहा जाएगा कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस पे है। या फिर मेडिकल डिस्ट्रेस, जैसे कोई बीमार आदमी है और उसकी मेडिकल अटेंडेंट है, जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो। अब ये बंदा व्हील चेयर से उठ बैठ नहीं सकता है, ये नर्स चाहती है कि ये ओल्ड पर्सन अपना सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे, तो ये नर्स इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ दैट ओल्ड पर्सन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारा कवर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। सेम उसी तरह से किसी भी गांव के अंदर ये जो हमारा मनी लेंडर है, मनी लेंडर इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ विलेजर। याद आया आप लोगों को पॉइंट सारा? मनी लेंडर जो है वो विलेजर की डिजायर को इफेक्ट करने की पोजीशन के अंदर होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बराबर। मनी लेंडर ये काम कर सकता है भाई कि वो कहीं न कहीं विलेजर को इन्फ्लुएंस करके उससे ज्यादा रेट के अंदर पैसा उसको उधार पे दे दे, उसका प्रॉपर्टी वगैरह अपने पास में गिरवी रखवा ले। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये सब अनरीजनेबल या अनफेयर बार्गेन के अंदर आएगा, और ये भी हमारा सीधा सीधा मैटर जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। लेकिन अगर यही शहर में किसी बैंक से अगर कोई बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, आप लोग जानते हो, या मान लीजिए मनी मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है और इस वजह से सारी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है, और आप एक बैंक से लोन लेते हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, क्योंकि सारी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, सबका हाई है। तो वहां अगेंस्ट में पर्सन के अगेंस्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, इन सब के पीछे पर्पस क्या है बच्चों? अगेन पर्पस वही है, सामने वाले की कंसेंट लेनी है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। यहाँ पे इसका इफेक्ट भी बच्चे लोगों को होगा वॉइडेबल। जी हाँ, वॉइडेबल होगा। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड। अब ऐसे में जो एग्री पार्टी है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल करे एब्सोल्युटली, और अगर इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव एनी बेनिफिट, तो आपको वो रीस्टोर करने पड़ेंगे बच्चों, अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन रीस्टोर। अगेन यहाँ पे भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइडेबल होगा और आपको रीस्टोर भी करने पड़ेंगे बेनिफिट जो भी आपने लिए, कि अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार बर्डन का जो प्रूफ है वो एग्री पार्टी पे नहीं आएगा, जैसे डॉक्टर और पेशेंट है। तो पेशेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ केस फाइल करना या कंप्लेन करना काफी है। डॉक्टर हैव टू प्रूव कि वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। अगर मान लीजिए पेरेंट और चाइल्ड के बीच का मामला है, तो चाइल्ड को उससे कंप्लेन करना है। नाउ पेरेंट्स हैव टू प्रूव कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया गया था, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो, बराबर से। बात समझ में आया? तो जब कोर्सन की बात करते हो तो जो ब्लेम लगाएगा वही प्रूव करेगा। यहाँ पे ब्लेम लगाने वाला नहीं,
यहाँ सुपीरियर पार्टी हैव टू प्रूव कि हमने कोई अनडू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से बच्चे लोगों, डिफरेंस के पॉइंट आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपको हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता है कि भाई इसको जरूर पढ़ के जाओ, तो ये आप लोगों को जरूर यहाँ से पढ़ करके जाना चाहिए, है ना। कोर्जन में आप लोग जानते हैं फिजिकल फोर्स यूज में आता है, यहाँ पे मॉरल या मेंटल प्रेशर काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा सा जो एक्ट है बच्चों वो आईपीसी के हिसाब से पनिशेबल है। यहाँ पे कहीं पर भी इलीगल एक्ट है, नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड। यहाँ पे कोई न तो इलीगल एक्ट हो रहा है ना उसको कमिट करने की धमकी हो रही है, वहां जो है वो इंडियन पीनल कोड में क्राइम है। अच्छा, यहाँ पे पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी जगह पे जब तक पार्टीज में रिलेशनशिप नहीं है, जैसे पेरेंट और चाइल्ड हो गया, डॉक्टर और पेशेंट हो गया, टीचर और स्टूडेंट हो गया, तब तक अनडू इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। कोर्जन जो डायरेक्ट करने का काम है वहां स्ट्रेंजर भी बीच में आ सकता है। मतलब मैं अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको धमकी दूं, मेरे भी आपको कोई और भी धमकी दे सकता है ना। लेकिन अनडू इन्फ्लुएंस के अंदर दो पार्टीज ही, एक से एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अनडू इन्फ्लुएंस का यूज करेगी, अपने को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट आपने कोर्जन से लिया है, बराबर से। जबकि यहाँ पे कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस, द कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वॉइडेबल। बच्चों समझना, अनडू इन्फ्लुएंस में या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है और एट द कोर्ट में सेट असाइड। यहाँ तो प्योरली पार्टी की चॉइस पे है, वो चाहे तो कैंसिल करवाए। यहाँ पे या तो पार्टी इसको कैंसिल करवाए, कई बार कोर्ट भी अपनी इच्छा से इसको सेट असाइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बच्चों, कोर्ट के पास में अगर ये मैटर पहुंचता है या कोर्ट अपने हिसाब से भी अगर किसी मैटर को देखता है और कोर्ट को लगता है वही सामने वाला सर इसने अपनी मर्जी से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ लग रहा है हमको, तो वहां पे कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्लियर है? तो समझ के जाइएगा इसको, बहुत जरूरी। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 17 हमारा यहाँ पे काम करता है फ्रॉड का। अब सर ये फ्रॉड क्या है बच्चों? नाम से पता लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड का मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिसीव कर रही है, इंटेंशन डिसीव करने का है। एक पार्टी का इंटेंशन दूसरी पार्टी के साथ में धोखा देने का है, और डिसीव करने के लिए इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। बराबर, कोई भी ऐसा एक्ट किया गया जो लॉ से क्लियरली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर है, लॉ कहता है ये चीज फ्रॉड है। या सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों एक्टिव कंसीलमेंट किया गया। एक्टिव कंसीलमेंट वाला पॉइंट आपका वहां कवर है जहां पे आपने पढ़ा है साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं मानते, ठीक है। लेकिन कई सारी जगह पे साइलेंट रहना फ्रॉड के बराबर होता है। उसमें आपने पढ़ा है जब जानबूझ करके चीजों का कंसीलमेंट किया जाता है, चीजों को छुपाया जाता है, तो वो फ्रॉड के अंदर कवर होगा, अपने को ध्यान में रखना है। एक ऐसा प्रॉमिस किया गया जिसको पूरा करने का इंटेंशन है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ऐसा प्रॉमिस किया गया बच्चों जिसको पूरा करने का इंटेंशन है नहीं, तो वो भी फ्रॉड के अंदर कवर होगा। या इसके अलावा कोई भी, कल वो मैट्रिमोनियल फ्रॉड कर दिया या किसी तरह का कोई आजकल तो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, वो सब इसके अंदर कवर होंगे। या कोई पर्सन जानबूझ करके फैक्ट की जगह जो भी मेन स्टेटमेंट है उनमें फॉल्स स्टेटमेंट करता है बच्चों, यानी कि इंपॉर्टेंट मटेरियल चीजों के बारे में जो झूठ बोलता है, जो रॉन्ग फैक्ट्स अगर सामने रख देता है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है, सेल करने के पर्पज से, सामने वाले की कंसर्न लेने के पर्पज से, ये सारा कुछ फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो काफी सारी बातें हमने की है बच्चों यहाँ पे, जैसे फॉल्स सजेशन देना किसी को, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल अपन ने लिया, आप लोग देखिए। राज यहाँ पे आर्यन को कहता है कि एक नेकलेस वो बेचना चाह रहा है और ये नेकलेस जो है वो रियल पर्ल का है। इनफैक्ट राज को अच्छी तरह से पता था कि ये इमिटेशन पर्ल का है, तो इसका मतलब यहाँ पे राज ने आर्यन के साथ में फ्रॉड किया है। बराबर बच्चों, जानबूझ करके चीजों को छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट करना। शेयर्स का अपना पुराना केस है रेक्स वाला, जो आपको भूलना नहीं है। एक कंपनी ने शेयर इशू किए थे, बराबर, सॉरी प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि कंपनी लास्ट 3 ईयर से डिविडेंड पे कर रही है ना, और कंपनी बढ़िया डिविडेंड दे रही है। अब हर कोई जो बंदा शेयर परचेज करना चाहेगा, अगर वो प्रोस्पेक्टस को देखेगा तो उस पर भरोसा करेगा, और भरोसे इस बात का करेगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट्स यानी डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और बढ़िया कंपनी है। बढ़िया कंपनी है तो परचेज करो इसके शेयर को। यहाँ पे भी शेयर परचेज किए गए, बाद में पता लगा कि कंपनी लॉसेस के अंदर थी,
और पिछले 3 सालों से कंपनी को लॉस हो रहे हैं और ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये उनके पड़े हुए जो प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, वहां से दिया जा रहा है। लॉ कहता है भैया गलत है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, क्योंकि आपने चीजों को कंसील किया यानी कि छुपाया। बच्चों ऐसा प्रॉमिस किया गया जिसको पूरा करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, है ना। राम ने कुछ गुड्स श्याम से परचेज की है और उसको इन्फ्लुएंस करके कि उसका पैसा वो जल्दी दे देगा, लेकिन उसका इंटेंशन पैसा देने का कभी था ही नहीं शुरू से, तो यहाँ पे फ्रॉड का मैटर आ जाएगा। एनी अदर में मैंने आपको कहा था कोई भी जो ट्रिक अपनाई जाती है, चाहे फिर वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे फिर वो मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो, झूठ बोल करके शादी कर ली गई है, ठीक है, या साइबर क्राइम आजकल बहुत होता है, मैसेज आते हैं इस नंबर पे क्लिक कीजिए और आपको इतना करोड़ का लॉटरी लग जाएगा, वो सब हमारा फ्रॉड के अंदर कवर है। बराबर। ये सारे फ्रॉड के पीछे पर्पस क्या था बच्चों? एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बात को ध्यान से समझिएगा। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत जरूरी है कि भाई आप सामने वाले को डिसीव करके चाहते थे कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाया जाए, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके साथ किसी ने चीटिंग किया लेकिन आपको चीटिंग हुई नहीं, तो फिर वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसमें आप फ्रॉड का केस नहीं कर सकते हो। लॉ कहता है नो डिसीट नो फ्रॉड। सर ये कौन सा वाला बच्चों? अपना सतीश वाला पॉइंट। एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि सतीश हमारा डायरेक्टर होगा, जब डायरेक्टर है, जबकि सतीश कंपनी का डायरेक्टर है ही नहीं। आपने शेयर परचेज कर लिए, परचेज करने के बाद आपको पता लगा कि कंपनी ने झूठ बोला है, आपने कंपनी पर जैसे रेक्स वाले केस में था, आपने मिस स्टेटमेंट का फ्रॉड का केस डाल दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप सतीश को जानते थे? जी नहीं, हम तो नहीं जानते थे। क्या आपने शेयर इस वजह से परचेज किए कि सतीश इनकी कंपनी का डायरेक्टर है? नहीं सर, हमारा पर्पस तो ये नहीं था। तो भाई तुम काय को केस करने के लिए आए? तुमको इधर केस करने का राइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से तुम्हारे साथ में कहीं पर भी चीटिंग नहीं हुई है, न इस स्टेटमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के आपने शेयर परचेज किए थे। सो आपके लिए यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा और आपको केस करने का राइट भी नहीं होगा। बच्चों ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से समझे आप लोग एकदम बराबर फ्रॉड का मतलब। अब बच्चों सुपरहिट बात आप लोग जानते हो, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड होता है क्या? जी नहीं, जी नहीं, फिट कर लीजिएगा। कैन साइलेंस बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट? नो, सवाल ही नहीं। कभी भी अगर चीजों के बारे में, मैं आपको एक पेन बेच रहा हूं और यहाँ पे इस पेन के बारे में मैं आपको कोई डिटेल नहीं देता हूं, और ये पेन जो है वो एक ऐसा पेन है जो खराब हो सकता है, खराब है, ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ मेरी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं भाई, बहुत सीधी सी बात है। तो साइलेंट रहना चीजों को बेचने के लिए, कई बार कॉन्ट्रैक्ट करने वाला तो चाहता ही है कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, तो अपने गुड्स के डिफेक्ट कौन बताएगा? तो साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ये पॉइंट एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझ के जाइएगा। लेकिन 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 इसके 2 एक्सेप्शन है बच्चों। अगर बोलना ड्यूटी बनता हो, सर बोलना ड्यूटी है, या कई बार साइलेंट रहना इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाए, वहां पे आपका चुप रहना फ्रॉड होगा, अदरवाइज नहीं। आइए एक्सेप्शन के पॉइंट बच्चों, जहां पे बोलना आपकी ड्यूटी बनती है। अरे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यही पेन जो खराब है, अगर मैं अपनी डॉटर को सेल कर देता हूं और छुपा लेता हूं ये फैक्ट्स को कि ये खराब है, तो ये केस में बच्चों ये मेरी तरफ से फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि मेरा मेरी डॉटर के साथ में फिड्यूशियरी वाला रिलेशन है। वही पेरेंट और चाइल्ड का, डॉक्टर और पेशेंट का, एडवोकेट और क्लाइंट का, वही फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो भरोसे और ट्रस्ट पर होता है, वहां चुप रहना फ्रॉड है, क्योंकि वहां मुझे बोलना चाहिए था। सेकेंड नंबर बच्चों, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस के प्रपोजल में अगर आप चुप रहते हो, अगर आप साइलेंट रहते हो, सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो, या आपको पता है कि गलत फैक्ट लिख दिए गए फिर भी आप साइलेंस मेंटेन करते हो, लॉ कहता है गलत है भाई, क्योंकि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट फेथफुल होते हैं, आपकी लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं वो, इसीलिए वो भी फ्रॉड माना जाएगा। बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बेच रहा हूं, लॉ कहता है अगर इसके बारे में आप साइलेंट रहते हो, आपने ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे पड़ी है, आपने ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, आपने ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी में क्रैक्स हैं, कुछ भी जो दिखाई नहीं दे रहा था और आपने बताया भी नहीं, तो बच्चों यहाँ लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। सेम उसी तरह से शेयर्स में, ये तो अपन रेक्स वाला केस पढ़ के आए, शेयर्स के केस में अगर आपने कंसीलमेंट किया, आप चुप रहे, तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, अपने को ध्यान में रखना है। सेम बच्चों आपका फेवरेट पॉइंट, अरे शादी के टाइम पे झूठ बोल गए, सॉरी चुप रह गए, है ना। अब ये जो हमारा दूल्हा है भाई डिवोर्सी है, नहीं बताया, इसने फैक्ट बताया नहीं सामने वाले को कि साहब मेरा एक शादी हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, ऐसा कुछ है, लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। अब वो कहेगा आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। कौन पूछेगा रे भाई कि तुम्हारा पहले भी कभी शादी हुआ है क्या? कौन पूछता है? तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर साइलेंस मेंटेन करते हो तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड एंड फ्रॉड। ठीक है बच्चे लोगों,
फैमिली सेटलमेंट में जो भी मैटर है, इतना बड़ा सब परिवार है, फैमिली सेटल हो रही है, सेटल का मतलब है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन जिसको नॉलेज है कि हमारा यहाँ पे भी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, तो उसको छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, ताकि खुद बाद में हड़प ले उस प्रॉपर्टी को। लॉ कहता है गलत है भैया, इधर सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए थे, नहीं तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। तो 6 के 6 पॉइंट आपको याद रख के जाने हैं, बराबर। 6 के 6 पॉइंट, जिधर आपका बोलना ड्यूटी बनता है चुप रह गए। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलो, सब लोग बोलना है, लिखना है उधर। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, तीसरे नंबर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का, चौथे नंबर पे आया भाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, 5वें नंबर पे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, और 6 नंबर पे आ गया फैमिली सेटलमेंट। और बच्चे लोगों, जहां पे साइलेंट रहना बोलने के बराबर हो, है ना। अगर यहाँ पे अक्सर ये कब होता है बच्चों, जब कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला सामने वाले से पूछ लेता है, जैसे बबली अंजलि को बोलती है इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुम मना नहीं करोगी तो मैं मान लूंगी कि घोड़ा सही है। भाई मुझे एक आदमी आके कहता है यार ये पेन लग तो सही रहा है, कुछ अंदर से खराबी तो नहीं है, आप बता दो, नहीं तो मैं तो मान लूंगा कि सही है। और बच्चों मुझे पता है कि अंदर से खराब है, तो आई हैव टू डिस्क्लोज, नहीं तो मेरा चुप रहना बोलने के बराबर होगा कि मैंने झूठ बोल दिया है। पर यहाँ पे आकर के अगेन मेरे ऊपर फ्रॉड का केस बन सकता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अरे खत्म हो गया जी फ्रॉड का इफेक्ट। 2 इफेक्ट होते हैं बच्चों, एक तो वॉइडेबल होगा ही होगा, और वॉइडेबल होगा तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे को बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे, और फ्रॉड में साथ में डैमेजेस का केस भी बनता है। हमारे कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में अकेला फ्रॉड ही ऐसा है जहां पे आप केस कर सकते हो किस चीज का, डैमेजेस का भी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं बच्चों, सेक्शन नंबर 18, मिसरिप्रेजेंटेशन। सर अभी ये क्या चीज है बच्चे लोगों, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब वही फ्रॉड वाला कंसेप्ट, बस इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं था। वेयर अ पर्सन असर्ट समथिंग, जब एक पर्सन दूसरे को कुछ कहता है जो ट्रू नहीं है, दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी मैं एक ऐसी चीज बोल रहा हूं जो मैं खुद समझता हूं, मुझे अच्छे से पता है कि पेन सही है, ये मुझे लगता है, जबकि पेन खराब है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि अच्छा है, और यही बोलकर मैंने आपको भेजा। तो मेरा इंटेंशन आपके साथ में चीटिंग करने का नहीं था, इस वजह से ये चीज बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगी। देखो ना कितना मासूम बच्चा है, ठीक है। अच्छा इसके एलिमेंट्स भी वही है जो आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया बच्चों, मटेरियल फैक्ट का होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट का होना चाहिए। सेकंड नंबर, जो भी आपने कहा ऑनेस्टली कहा, ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, मुझे खुद को नहीं पता था कि क्या दिक्कत है, तो मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए बहुत ऑनेस्टली, और जो मुझे सही पता थे, और मेरा इंटेंशन आपके साथ में कभी भी चीट करने का नहीं था। अपना पुराना बाइक वाला एग्जांपल, मुझे लगता है कि मेरी बाइक बहुत सही कंडीशन में है, और यही कह के मैंने आपको बेची जबकि बाइक सही नहीं थी, पर मेरा इंटेंशन आपके साथ चीट करने का नहीं था, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको ध्यान में रखना है, बराबर। हाँ मेरा इसमें इंटेंशन होता है आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, आपको इंड्यूस करके, इंड्यूस करने का मतलब चीटिंग नहीं होता है, इंड्यूस का मतलब बट ऑब्वियसली आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं मैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करके मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अगेन बच्चों यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल होता है, और खास बात समझना, या तो वॉइडेबल के अंदर रीस्टोर कर सकते हैं बेनिफिट को, या एक और काम किया जा सकता है, आप ये भी डिमांड कर सकते हो ही मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म इन एक्चुअल पोजीशन। सर ये कैसे, मैंने आपको कहा था ना ये अच्छा वाला पेन है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, आप पेन वापस मुझे दे दो, पैसा मुझसे ले लो, या आप कह सकते हो सर देखो आपने जो दिया वो तो खराब निकला, अब आप पैसे के बदले में एक अच्छा वाला पेन ला करके हमको डिलीवर कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जगह जो प्रॉमिस किया था मैंने, वो प्रॉमिस आप कह सकते हो सर आपने बोला था ना बढ़िया वाला है, कोई बात नहीं, ये आपका पेन वापस ले लो, बढ़िया वाले की सप्लाई कर दो, ऐसा आप डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो अपने को ध्यान से समझना है। हालांकि यहाँ पे इस डिफरेंस को समझने से पहले अपने को बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 19 जरूर देखना चाहिए, और आप सबको मैं स्पेशली बोलूंगा कि भैया सेक्शन नंबर 19 को जरूर 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 पढ़ करके जाना है। सेक्शन नंबर 19 को पढ़ने में कोई घपला नहीं होना चाहिए। पहला इफेक्ट तो अपना वही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए बात को। सेकेंड नंबर पॉइंट बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, अगर वो ठीक समझे, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में, वो इंसिस्ट कर सकती है दूसरी पार्टी को कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जगह पे
जो आपने बोला उसको परफॉर्म करके दे दो ना। He shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। यानी अगर मैंने बोला था कि मेरी गाड़ी सही कंडीशन में है जबकि खराब कंडीशन में थी, तो ठीक है ना, आप सही कंडीशन में करके दे दो। समझ रहे हैं मेरी बात को? सही कंडीशन में करके देने का मतलब अगर ऐसा पॉसिबल होता दिखे तो याद करो मेरा वो एग्जांपल, मैंने आपको बोल दिया था कि मेरी गाड़ी में जापानीज इंजन है जबकि निकला चाइनीज। अब आप ये डिमांड कर सकते हो कि सर आपने पैसा तो जापानीज का लिया है, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होगा या फिर आप एक काम करिए इसमें आप जापानीज लगा करके हमको दे दीजिए, जो आपने बोला था वो सच करके बता दो। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। अब खास बात बच्चों समझना, लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है वो अगर फ्रॉड के बारे में पता लगा सकता था और उसने नहीं लगाया, तो फिर यहाँ पे कोई फ्रॉड का मैटर नहीं बनेगा। याद करिए अपना पुराना वाला पॉइंट, कौन सा वाला? मैंने आपको कहा मैं एक गाड़ी आपको बेच रहा हूं, आपने पूछा कितने किलोमीटर चला है, मैंने कहा सिर्फ 5000 किलोमीटर चला है, जबकि मेरी गाड़ी का एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। मेरी गाड़ी का फ्यूल मीटर एकदम सही है, मीटर भी एकदम सही है, और वहां अभी सबको दिख रहा है 60,000 किलोमीटर। आपने नहीं देखा और आपने मुझसे गाड़ी परचेज कर ली, बाद में आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते क्योंकि आप पता लगा सकते थे। एग्जाम में अपने क्वेश्चन आया इसके ऊपर, सुपर हिट वाला, है ना। एक गाड़ी मैंने आपको बेची, मैंने आपको बोला कि भाई ये 1 लीटर के अंदर करीब करीब 30 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलेगी। आपने भरोसा करके गाड़ी परचेज कर लिया। मेरी गाड़ी का मीटर, इंजन मीटर, फ्यूल मीटर सब एकदम एक्सीलेंट है, सब परफेक्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप गाड़ी को चला के देखते पहले ही टेस्ट ड्राइव, तो आपको पता लग जाता कि ये 1 किलोमीटर में, मतलब 1 लीटर में 30 किलोमीटर नहीं चलती है, 25 ही चलती है, 20 ही चलती है। आपने ऐसा नहीं किया। बाद में जाकर के जब आपने गाड़ी परचेज करने के बाद ड्राइव किया और आपको पता लगा यार ये तो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही है, नाउ यू वांट टू फाइल सूट अगेंस्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, लॉ आपको इसकी परमिशन देगा ही नहीं। लॉ कहेगा अगर एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस, एक सामान्य आप एफर्ट्स, हम आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स करने को नहीं कह रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि गाड़ी का पुर्जा खोल करके देखो, लेकिन एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस का आप यूज करते, एक सामान्य समझदारी का इस्तेमाल करते, तो आप सच्चाई के बारे में पता लगा सकते थे। आपने नहीं लगाया तो फिर ये फ्रॉड का मैटर नहीं बनेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, समझे बात को। और अगला वाला पॉइंट वही है, हमने आपको मिसलीड करने का कोशिश किया था पूरा, लेकिन अगर मिसलीड आप हुए ही नहीं, है ना, मैंने चीजों को छुपाने की कोशिश की थी, आपने उन चीजों को चेक ही नहीं किया, जबकि चेक तो करना चाहिए था। अगर आपने चेक नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही यहाँ पे की, तो इसका मतलब हमने आपके साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग नहीं किया है और आप यहाँ पे फ्रॉड करने वाले पर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो नो मिसलीड, नो फ्रॉड, पहले अपन बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चों आप जरूर पढ़ करके जाइए और इसके बाद डिफरेंस का पॉइंट आपको बहुत आराम से वहां पे समझ में भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है बच्चों अपने पास में, इट्स कॉल्ड मिस्टेक। अब मिस्टेक हमेशा 2 तरह की होती है, इसको तो डायरेक्ट याद कर सकते हो आप। एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ आपकी 2 तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लैंड होता है, एक मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। यानी कि यहाँ ये नहीं है कि लॉ आपने तोड़ा है, गलती से आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, है ना। याद है वो एग्जाम्पल, 3 साल में हमारे यहाँ पे टाइम बार हो जाता है, आपके और मेरे डेप्ट को 3 साल हो गए। 3 साल बाद भी अगर आपने मुझे रिटर्न में साइन करके प्रॉमिस कर दिया तो वही चीज वैलिड हो जाएगी। अपने पढ़ा भी है प्रीवियस रिवीजन के अंदर। तो अब आपको लॉ के प्रोविजन के बारे में पता था नहीं, आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो लॉ कहता है इट इज एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी इंडियन सिटीजन हैव नॉलेज अबाउट द इंडियन लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अपन जानते हैं। लेकिन फॉरेन लॉ के अंदर आपने कोई भी एक मिस्टेक किया है तो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। डायरेक्टली याद रखोगे बच्चे लोगों को, डायरेक्टली याद रखने के लिए अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो आपका एग्रीमेंट 100% वॉइड ही होगा, और यूनिलैटरल मिस्टेक है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आपको सीधा से याद रखना है, ठीक है। अब बायलैटरल मिस्टेक के भी बहुत सारी टाइप है, सब्जेक्ट मैटर और परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दोनों आपको आते हैं। सब्जेक्ट मैटर के अंदर अगर गुड्स की क्वालिटी को लेकर के, अरे बेचना कुछ चाहता था समझ कुछ लिया, दोनों पार्टीज बच्चों गलत समझ लेती हैं, both parties are in a same mistake about the quality of the goods, तो हमारा एग्रीमेंट वहां पे void हो जाएगा। बच्चों सुनना, इसमें लाइन क्या आएगी, both believe that, दोनों गलती कर रहे हैं, है ना। आइडेंटिटी को लेकर के मिस्टेक है, घोड़ा खरीद रहे हैं, एक जना उसको रेस हॉर्स समझ रहा है, एक जना उसको कार्ड हॉर्स बेच रहा है, अगेन दोनों पार्टीज यहाँ पे गलती कर रही हैं, ये मैटर हमारा बायलैटरल मिस्टेक void में जाएगा। एग्जिस्टेंस को लेकर के
एक ऐसी चीज के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं जो पहले डिस्ट्रॉय हो गई है। बच्चों, एग्रीमेंट करने से पहले वो गुड्स आपके पहले डिस्ट्रॉय हो गए। एक शिप आ रही थी, आज मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, कल रात को ही वो शिप डूब चुकी है, लेकिन मैं डील अभी आपके साथ कर रहा हूं, ना आपको पता ना मुझे पता कि वो डूब चुकी है। अगेन ये वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा क्योंकि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सेम बच्चों, क्वांटिटी को लेकर के मैंने आपको 3 बोला, 3 आपने सुन लिया, द याद आया आपका पुराना एग्जाम्पल, सेंड दी राइफल्स, गलती से यहाँ 3 प्रिंट हो गया, सेंड 3 राइफल्स भेज दिया। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि भाई क्वांटिटी से रिलेटेड भी अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। सेम टाइटल से रिलेटेड, गुड्स की ओनरशिप से रिलेटेड अगर कोई भी गलती रह गई पार्टीज के बीच में तो लॉ कहता है एक पर्सन ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को ही लीज पर ले लिया। याद आया आप लोगों को अपना एग्जाम्पल, अपना ही प्रॉपर्टी था, उसको पता नहीं था मेरी प्रॉपर्टी, अभी गाँव में पहुंचा बहुत बाद में, अपने ही प्रॉपर्टी को खुद ही लीज पे ले लिया, बाद में पता लगा अरे मालिक तो मैं खुद ही था उस प्रॉपर्टी का, पूरा लीज का एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि मिस्टेक ऑफ टाइटल है। बच्चे लोगों, प्राइस से रिलेटेड 5400 की जगह 4500 लिख दिए तो भी हमारा एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन अगर गुड्स के प्राइस को लेके आपका खाली एक ओपिनियन था, मुझे लग रहा था मेरी कार का वैल्यू 5 लाख है, आपको भी लग रहा था 5 लाख है, जबकि था एक्चुअल में 10 लाख, फिर भी अगर डीलिंग कर दिया, लॉ कहता है कंसिडरेशन बस कुछ होना चाहिए, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, यहाँ हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बच्चों, यूवी बज्जीवाला अपना एग्जाम्पल है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट बच्चे लोगों आपको पहले से बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, पॉसिबिलिटी के सारे पॉइंट्स आप लोगों को आते हैं। सर कौन से वाले बच्चे लोगों, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी याद करो, किंग एडवर्ड का कोरोनेशन प्रोग्राम होने वाला है, एक होटल का रूम बुक हो रहा है इसी पर्पस के लिए। अब अगर वो प्रोग्राम कैंसिल होता है तो उस होटल रूम की अब जरूरत ही नहीं है, आप गए नहीं थे, आपने बुक कराया था, वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड मान लिया जाएगा क्योंकि फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया है। सेम उसी तरह से बच्चों, प्लास्टिक बैग का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, याद आया आप लोगों को, लेकिन दिक्कत क्या होगी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, लीगली इम्पॉसिबल हो चुका है, तो हमारे बीच का एग्रीमेंट अगर हमने कर भी लिया तो वॉइड हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम से। और यूनिलेटरल मिस्टेक बच्चों, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड ही रहता है। बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल है यूनिलेटरल मिस्टेक के। मैं किसी शॉप के अंदर एंटर होता हूं, वहां से राइस लेता हूं, अपना पुराना एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि वो ओल्ड राइस है, मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने यहाँ पे सेलर से कुछ भी नहीं पूछा, मैंने अपने आप से प्रिजम्पशन ले लिया यार ओल्ड राइस, क्योंकि राइस जितना पुराना होता है उतना बढ़िया होता है, पैसे देके मैं खरीद के ले आया। थोड़े दिन बाद मुझे पता लगता है कि वो ओल्ड राइस नहीं है, वो तो न्यू राइस है। कैन आई कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट? बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, क्या मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, सवाल नहीं होता है कैंसिल करने का, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक। भाई मैंने गलत समझा है, सामने वाले ने थोड़ी मुझे झूठ बोला या फ्रॉड किया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यूनिलेटरल मिस्टेक्स के कॉन्ट्रैक्ट आपके हमेशा वैलिड काउंट होंगे बच्चे, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो सुनना, अगर ए बी से कहता है, ए टोल बी कि ये रियल पल है जबकि वो इमिटेशन पल होते हैं, इंटेंशनली कहता है ये फ्रॉड है। अगर ए बी को रिप्रेजेंट करता है जबकि ए खुद भी यही समझ रहा है कि वो रियल पल के हैं, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, बराबर। बोथ बिलीव करते हैं कि ये रियल पल है जबकि इमिटेशन होता है बच्चों, बोथ बिलीव, तो ये बायलेटरल मिस्टेक हो जाएगा, बराबर, एकदम सीधा सा है। और जहां पे खाली बायर जो है वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है, वो ये प्रिजम्पशन ले लेता है, वो ये समझ लेता है बिना आस्किंग टू सेलर कि ये रियल पल के हैं, तो ये मैटर हमारा यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो एक ही एग्जाम्पल में इतनी सारी चीजें बन सकती है, तो बहुत ध्यान से वहां पे एग्जाम्पल को पढ़ना कि इस एग्जाम्पल में फ्रॉड दिख रहा है इंटेंशनली, या बेचारे ने रिप्रेजेंट तो किया है, एक सेलर ने बायर को बोला जरूर है, लेकिन वो खुद भी इसको रियल पल पे समझ रहा है, क्वालिटी से रिलेटेड मिस्टेक है, बायलेटरल मिस्टेक हो सकती है, अब मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अगर कुछ कहता है तो बोथ बिलीव अगर करते हैं तो बायलेटरल मिस्टेक हो जाएगा, और अगर सिर्फ बायर जो है खरीदने वाला वो गलत प्रिजम्पशन ले लेता है तो फिर वो यूनिलेटरल मिस्टेक होगा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो बच्चे लोगों, यहाँ आकर के हमारा फ्री कंसेंट का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने बहुत धड़ाधड़ से खत्म कर लिया बच्चे लोगों। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन मैंने लिया है, मैं ये सब प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। लेकिन अभी आप मेरे साथ उस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लेंगे, एकदम मेरे साथ में बैठेंगे, लेक्चर साथ में करते रहेंगे, तो आपको धड़ाधड़ 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 सारे पॉइंट जो है वो रिकॉल हो जाएंगे कि यस सर, हमने ये सारे के सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए जी, अब बच्चों हमारी कहानी आगे बढ़ती है और अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? हमारा चैप्टर नंबर 6। चलिए जी,
आज का जैसा हमारा टारगेट है कि भी हमको चैप्टर नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करना है, तो आइए इस पर चलते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए कंसिडरेशन में, लॉफुल हमारे ऑब्जेक्ट और जो कंसिडरेशन होना चाहिए बच्चों, वो लॉफुल होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने बात की है बेसिकली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की, साथ साथ में वॉइड एग्रीमेंट्स की भी। तो ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड इस चीज को है कि जहां पे आपका एग्रीमेंट बन जाता है एब्सोल्युटली वॉइड। पहला पॉइंट आता है बच्चों आप लोगों के सामने, फटाफट से मेरे साथ देखिएगा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आप लोगों को आते भी है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, वॉइड कहलाता है। पहला पॉइंट आता है बच्चों इसमें, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉर ए प्रॉमिस इज सच एज इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज वॉइड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिडन बाय लॉ? लॉ जिस चीज को आपको करने से मना करे, अगर आपने वो करने का एग्रीमेंट किया तो लॉ कहता है दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, और यहाँ पे एग्रीमेंट हमारा एब्सोल्युटली बच्चों वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपको स्टडी मैट के अंदर दे रखा है। क्या एग्जांपल दे रखा है सुनना। एक 17 साल के लड़के का, बॉय है 17 साल का बच्चों, उसके मैरिज का एग्रीमेंट करते हैं बराबर से, और बदले और साथ में दहेज भी लेते हैं। तो एक साथ 2 लॉ के प्रोविजन आपने तोड़फोड़ कर दिए, है ना। फॉरबिडन बाय लॉ है, 21 साल से पहले शादी नहीं हो सकती है। 17 साल की एज में आप शादी के लिए जा रहे हैं और साथ में डवरी यानी दहेज भी अगर ले रहे हैं, डॉवरी भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा बिकॉज दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। सिंपल है। नंबर दूसरा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट में आप एंटर हुए जो लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज करो मैंने आपसे पैसा उधार पे लिया है और आप और मैं ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 6 महीने बाद मैं पैसा आपको दूंगा, और अगर 6 महीने बाद नहीं दे पाऊं तो आप अगले 3 साल तक मुझ पर केस नहीं करोगे, उसके बाद करोगे। अगर ऐसा एग्रीमेंट कर लें तो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेशन एक्ट हमको 3 साल की परमिशन देता है कि 3 साल में केस कर सकते हो। यानी अगर लॉ इस एग्रीमेंट को अलाउ कर दे तो अपना टाइम लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन टूट जाएंगे। डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है एग्रीमेंट करने में, लेकिन आप सब जानते हो 3 साल बाद हमारा डेट टाइम बार हो जाता है। और अपन पढ़ के आए इस पॉइंट को कहां पे, रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग में अपन ने पढ़ा है ये पॉइंट सेम वाला, कि अगर आपने टाइम लिमिटेशन है कि 3 साल के टाइम को रेस कर दिया तो यहाँ पे हमारे लॉ का प्रोविजन डिफीट खा जाएगा। डिफीट का मतलब मात खा जाएगा, लॉ का कोई और प्रोविजन टूट जाएगा, तो इसकी परमिशन हम नहीं दे सकते। ये एग्रीमेंट बच्चों एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। या फिर जैसे अपने यहाँ चाइल्ड अडॉप्शन होता है, वो फॉरबिडन बाय लॉ भी है और डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ भी है। अब पैसे देकर के चाइल्ड को अडॉप्ट करना, बच्चों सुनना, पैसे दिए मतलब एक पेरेंट्स ने दूसरे पेरेंट्स को पैसे दिए कि हम आपको हर साल पैसा देंगे, आपका बेटा हमको अडॉप्ट करना है, तो ये बच्चों लॉ के अगेंस्ट में है। लॉ इस चीज की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता, ये डिफीट करेगा हमारे लॉ के प्रोविजंस को। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ अडॉप्ट करने का तरीका है, पर पैसे देकर के अडॉप्ट करना या पैसे लेकर के कोई बच्चे को देता है तो ये गलत माना जाएगा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ में आएगा। ये सब आपके स्टडी मैट के एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चों, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ चीटिंग करता है, फ्रॉडुलेंट है ना। ए ने प्रॉमिस किया है 200 रुपया बी को देगा, अगर बी सी के साथ जाकर के फ्रॉड करेगा तो बी जिसने सी के साथ फ्रॉड किया वो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ए जिसने एग्रीमेंट किया था जाके उसके साथ फ्रॉड करो मैं तुमको पैसे दूंगा, इनके बीच का एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसको आप लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी करना। बच्चों किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को मैंने 500 रुपए दिए कि जाके उसकी पिटाई करके आओ, इंजर करना, एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी और पर्सनल इंजरी, मारना पीटना है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। इसमें बच्चों फिजिकली भी हो सकता है और उसकी रेपुटेशन को भी हो सकता है। सुनना, फिजिकल भी और रेपुटेशन भी। मैंने एक अखबार वाले को 5000 रुपए देने का प्रॉमिस किया, अगर वो मेरा एक कोई दुश्मन है, कोई पर्सन है, उसके बारे में जानबूझ करके गलत लिखे, न्यूज़पेपर में उसको बदनाम करने वाली चीजें डाले, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, सपोज करो ये अपने आईसीए का बुक है ना, ये आईसीए का बुक में आईसीए के पास में इसका कॉपीराइट है, आप लोग जानते हो कॉपीराइट है। अगर मैं अपने पब्लिशर को बोलता हूं कि सेम बुक वापस छाप दो, बस आईसीए का जगह पे मेरा नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों तो हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉपीराइट है आईसीए का। कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल एसेट है, प्रॉपर्टी है, और अगर इसको मैंने तोड़ने का कोशिश किया
यही हो गया ना, इंजर करने का कोशिश किया, नुकसान पहुंचाया उनके कॉपीराइट को, तो बट ऑब्वियस है भाई वो तो मेरे ऊपर केस करेंगे, ऐसे ही तो करेगा ही। लेकिन मेरी बात चल रही है कि जिस पब्लिशर के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, समझे। तो खूब सारे एग्जाम्पल जिसमें मैं ले रहा हूं जो आपके नए स्टडी मैन के अंदर देख रखे हैं, जबरदस्त वाले एग्जाम्पल है। अगला वाला पॉइंट बच्चों, इमोरलिटी हमारी आ गई। इमोरल का मतलब बहुत सीधा सीधा सा हो गया, जहां पे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया गया जहां मैंने एक एग्जांपल लिया था जहां हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर किया है, किसी की खुद की वाइफ को नहीं किसी और की वाइफ को, कि अपने हस्बैंड को छोड़ करके आप मेरे साथ में शादी कर लो, तो ये बच्चों सारे इमोरल होंगे। तो इमोरल एग्रीमेंट जो है, इमोरल या सेक्सुअल इमोरलिटी उसको कहा जाता है। पैसे देकर के किसी को बोला कि मेरे साथ में आपको फिजिकल रिलेशंस बनाने हैं, तो ये सब इमोरलिटी के अंदर आएगा। एंड ये दूसरे एक्ट में तो कवर है ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये चीज इमोरलिटी में आएगी। An agreement for future separation between a husband and wife is void ab initio, is being immoral in the eyes of law। ये सारी चीजें जो है वो immorality के अंदर आएंगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे एब्सोल्युटली void। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हमारे पास में इसी चैप्टर के अंदर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगेन सारे के सारे एग्रीमेंट void होते हैं, और ये सारे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। आइए इनके ऊपर भी बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले नंबर पे आया बच्चे लोगों ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। और सर ये क्या है, बहुत सीधा सीधा सा हो गया। या फर्स्ट चैप्टर से भी, सॉरी अपना वो था ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर में स्पेशली डिस्क्वालीफाई, उधर भी आता है। अगर वॉर टाइम के अंदर मैं किसी एनिमी कंट्री के किसी भी सिटीजन के साथ में एग्रीमेंट करता हूं, पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर स्टार्ट हो गया और उस टाइम पे अगर किसी पाकिस्तानी के साथ एग्रीमेंट करता हो, तो लॉ कहता है भी गलत है, वॉइड ab initio होगा। ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट में है। बच्चों सेकंड नंबर, जस्टिस में इंटरफेयर करना बोले तो कोर्ट रूम। अगर मैं फेक विटनेस खड़े करता हूं, एग्रीमेंट करता हूं, अगर मैं एविडेंसेस नकली क्रिएट करता हूं, एक झूठी गवाही देने के लिए मैंने किसी को बुलाया, या मैंने फेक एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पैसे दिए, या जज वगैरह को ब्राइबरी देने की कोशिश की, उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया, ऐसे सारे के सारे जो भी एग्रीमेंट मेरी तरफ से किए जाएंगे वो सब के सब बच्चों हो जाएंगे वॉइड, है ना। तो मैंने जज को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया ताकि मेरे फेवर में डिसीजन दे दे, ऐसे सारे एग्रीमेंट हमारे वॉइड होंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। तीसरा नंबर बच्चों, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। समझो, किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब केस फाइल करना, स्टिफलिंग का मतलब रोकना। तो किसी केस फाइल करने को रोकना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हो गया। कोई पर्सन रॉबरी करता मुझे दिखा, मेरे पास में राइट है कि मैं उसके ऊपर केस करूंगा, बराबर। अब उसने मुझे ऑफर दे दिया कि मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल मत करना, नॉट टू डू समथिंग, मैं तुमको रॉबरी का आधा शेयर दूंगा बच्चे लोगों। और ऐसा अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो लॉ कहता है दिस इज कॉल्ड स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, है ना। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाला है आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग एंड इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है। अगर डिटेल में आपको समझ रहा हो तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, 10 मिनट का करीब वीडियो होगा, क्या हो सकता है 8 से 10 मिनट का हो, वो आप जाके जरूर देख सकते हो, तो वहां से और डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी अगर है ना, कि भाई रॉबरी करते हुए मैंने देख लिया, सामने वाला कहता है मैं वैल्यू शेयर कर लूंगा, मेरे अगेंस्ट में एग्रीमेंट मत करना, लॉ केस मत करना, ये एग्रीमेंट भी हमारा वॉइड माना जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। बच्चों मेंटेनेंस एंड चैपेरिटी हमारी खास बात याद करो, मेंटेनेंस एंड चैपेरिटी। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी को केस को मेंटेन करने में असिस्टेंस देना, लेकिन इसमें आप कोई उसके केस में शेयरवेयर नहीं मांग रहे हो, आप खाली उसको असिस्ट कर रहे हो फाइनेंशियली या अदरवाइज उसकी मदद कर रहे हो, ताकि वो सामने वाले के ऊपर केस कर सके, ऐसा जिसपे आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ए ऑफर टू पे बी ₹2000, अगर बी केस करे सी पर। अब ए का जो मोटिव है वो खाली सी को परेशान करने का है, उस केस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बी से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये मदद की गई है मेलाफाइड इंटेंशन से बच्चों, बैड इंटेंशन से, ताकि ए बी को पैसा देगा और बी जानबूझ करके सी के ऊपर केस फाइल करे ताकि सी को ये दुखी कर सके। लॉ कहता है ए और बी के बीच का ऐसा एग्रीमेंट मेंटेनेंस एग्रीमेंट और एब्सोल्युटली वॉइड माना जाएगा। चैम्पेरिटी में भी बच्चों असिस्ट करना है, लेकिन इसमें मॉनेटरी मैटर ही होना चाहिए, मतलब जिसकी मैं मदद कर रहा हूं वो जो केस लड़ रहा है उसमें मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। और मदद करने के बदले में मैंने क्या कंडीशन लगा दिया है बच्चे लोगों, समझिएगा। मदद करने के बदले में मैंने कंडीशन ये लगाया उसके सामने कि भाई मदद तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का एक शेयर मुझे देना पड़ेगा, और वो शेयर अनरीजनेबल है। आधा मैंने मांग लिया, 70% मांग लिया, 60% मांग लिया, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ चैप्टरिटी, बराबर से।
और ये चैम्पर्डी के एग्रीमेंट्स भी हमारे यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। एब्सोल्युटली बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको मिलाफाइड ही मान रहे हैं। मिलाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन के साथ में, तो दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस एंड चैम्पर्डी, बराबर से। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस का मतलब पैसे दे करके वोट खरीदने का एग्रीमेंट करना, पैसे दे करके किसी कॉलेज का सीट अरेंज करने का एग्रीमेंट करना, पैसे दे करके कोई गवर्नमेंट का जो अवार्ड होता है उस अवार्ड को लेने के लिए कोई भी एग्रीमेंट करना बच्चों, ये सब कहलाता है। या पैसे दे करके गवर्नमेंट की कोई पोस्ट एक्वायर करना, जो अपन शुरुआत में भी अपन ने पढ़ा था फॉरबिडन बाय लॉ में भी, वो सेम पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, समझ रहे हैं आप। तो कोई भी ऐसा, ये देखिए मैंने लिख दिया पद्म विभूषण मुझे लेने के लिए मैंने पैसा ऑफर किया है, तो एब्सोल्युटली गलत होगा। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मैंने पैसे के लिए एग्रीमेंट किया है बच्चों, पैसा देकर के गवर्नमेंट जॉब लेने का एग्रीमेंट किया है, ये सारे कहलाते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है बच्चों खरीद बेच करना, खरीद फरोख्त करना, तस्करी करना, किसकी, पब्लिक सर्विसेज की, पब्लिक ऑफिसेस की, जिसमें गवर्नमेंट का नौकरी, इलेक्शन का वोट, कॉलेज का सीट, है ना, और अवार्ड्स जो गवर्नमेंट के हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे, गलत माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे बच्चों। ये चैप्टर करते वक्त अपने अंतरात्मा का आवाज सुनना, अगर तुम्हारा अंतरात्मा कहता है यस सर ये गलत है सर, ये एग्रीमेंट वॉइड होने चाहिए भाई, तो फिर समझ लो कि वो एग्रीमेंट वॉइड जाने वाला है, अपने को ध्यान रखने का है, समझे। नाउ एग्रीमेंट क्रिएटिंग टू अपोज टू ड्यूटी बच्चों, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कोई चीज करना तुम्हारा ड्यूटी बनता है। मैं तुमको पैसा ऑफर करता हूँ, पुलिस वाले को तुमने पैसा ऑफर किया, अरे सर बगैर हेलमेट मेरा चालान मत काटना, आप उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हो, उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट में पैसा दिखा रहे हो, ये हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखोगे। अब सुनो, एक एजेंट को हमने बोला, थर्ड पार्टी ने, तेरे मालिक के सारे सीक्रेट्स मुझे बता दे, अंदर की इंफॉर्मेशन सारी मुझे दे दे, गलत है। उस बंदे का ड्यूटी था कि अपने मालिक के साथ उसको चीटिंग नहीं करना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। आपने उसको पैसे देके इंफॉर्मेशन शेयर किया, उसके साथ आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करने के लिए पैसा ऑफर किया। बच्चों किसी भी पर्सन को ड्यूटी के अगेंस्ट काम करने के लिए पैसा ऑफर करते हो, गलत है ना। मान लो मैं किसी फर्म का मैनेजर हूं, अब उसमें टेंडर इश्यू करना है, वो टेंडर इश्यू करना, टेंडर किसके फेवर में जाएगा, मैं ही कर सकता हूं। अब एक पर्सन, उसको पता है उसका टेंडर पास होगा नहीं क्योंकि उसकी रेट ज्यादा है, लेकिन बच्चों वो मुझे ब्राइब दे देता है, मुझे रिश्वत दे देता है, ठीक है, कि आप ये पैसा पकड़ो यार, ये मेरे फेवर के अंदर आना चाहिए, ये एग्रीमेंट हमारा एब्सोल्युटली वॉइड चला जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ये सारा है अपोज टू ड्यूटी। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, ये सारे पॉइंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एक जैसे लगते हैं। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं याद आ रहा, आपको ये तो समझ में आ गया कि वॉइड है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं आ रहा है बच्चों, तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट लिख देना या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट डाल करके अपना आंसर बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। अगर कई बार होता है ना कि सर एग्जैक्ट ये चीज याद नहीं आई, ये तो पता था वॉइड है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर, ये वो रेस्टेन में जाएगा या ये इसमें आएगा, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट लिख करके उसको वॉइड लिख देना, चल जाएगा, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट नंबर बच्चों, एग्रीमेंट अनड्यूली रेस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी, किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को रोकना या उससे उसको अपनी गुलामी करवाना, सेवलरी बराबर गुलामी करवा लेना। मैंने किसी को 10,000 रुपया उधार दिया, बदले में उसको कहा कि भाई इस पैसे को उधार को चुकाने के बदले में तुम मेरे घर पर आकर के रोज साफ सफाई करोगे और मेरे यहाँ काम करोगे, मेरे यहाँ नौकरी करोगे, और इसमें अगर तुमने कुछ भी गलती कर दी तो तुम्हारा जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी अगर मैंने किया बच्चों, तो मैं किसी की पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे रेस्ट्रेन करने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट में हमारे वॉइड डिक्लेयर होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद पेरेंटल ड्यूटीज, क्या होता है सर, पेरेंट्स का अपने गार्जियंस का अपने बच्चों के लिए कुछ मॉरल ड्यूटीज बनता है, उसमें मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, है ना। जैसे मॉनिटरी कंसिडरेशन दिया, ये यहाँ पे वही वाला पॉइंट भी आ जाएगा। पैसे दिए किसी पर्सन को कि यार तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, जबकि वो आदमी कैपेबल नहीं है लेकिन पैसे के बदले कर रहा है, इसमें आएगा। या अडॉप्शन वाला पॉइंट भी इसमें आएगा, वो वहां पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आएगा। पैसे देकर के चाइल्ड को अडॉप्ट करने की बात की बच्चों, पेरेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट में काम करने के लिए एग्रीमेंट किया, लॉ कहता है ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, कहीं पे इनका कोई लीगल एनफोर्सबिलिटी होने वाला नहीं है। नाउ व्हाट इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट? सर मैरिज ब्रोकरेज क्या होता है? मैरिज को पैसे देकर के शादी करवाना, नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। सुनना, ये शादी के पंडित की बात नहीं हो रही है। When Purohit was promised ₹200 in consideration for procuring wife for the defendant,
यानी केस करने वाला डिफेंडेंट मतलब एक पर्सन पुरोहित को कहता है कि अगर मुझे वाइफ उससे मेरी शादी किसी से भी करवा दी मैं तुमको 200 रुपया दूंगा, मेरे लिए वाइफ लेकर के आओ। और इस पैसे के लालच के चक्कर में वो जब शादी वादियां करवाता है बच्चों, तो लॉ कहता है ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि आप मैरिज के लिए ब्रोकरेज ले रहे हो यहाँ पे, तो दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को रिवाइज हो गए अच्छी तरह से। ट्रेडिंग विद एनिमी, जस्टिस में इंटरफेरेंस, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस इन टेम्परेरी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, बराबर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला हमारा पॉइंट था। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन के नाम से अपन ने इसको याद किया हुआ है। सीक्वेंस कोई वो जरूरी नहीं है कि अपने नोट्स वाली फॉलो करें, हमने अलग बना दी। फिर किसी की पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रेन करना, पेरेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट में काम करने के लिए बोलना, या मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स एब्सोल्युटली वॉइड जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। अब बच्चे लोगों, ये पॉइंट तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिर मैं सीधा वॉइड एग्रीमेंट पे आता हूँ, जो हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है, बस उसको करके हम इसको बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे अभी। अगर कोई भी एग्रीमेंट हमने ऐसा बनाया बच्चों जिसका एक पार्ट हमारा लॉफुल है और एक पार्ट अनलॉफुल है, ठीक है, और अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो लीगल पार्ट लॉफुल वाला तो वैलिड हो जाएगा और इलीगल वाला जो पार्ट है अनलॉफुल वाला वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड चला जाएगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। समझे आप मेरी बात को अच्छी तरह से? अपना पुराना एग्जाम्पल है, मैंने आपको अपने यहाँ पे जॉब पे रखा है बच्चों। ऐसा है कि मेरे पास में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ इस पार्ट में बच्चों एक शोरूम है और यहाँ पे इलीगल गुड्स का काम होता है नीचे अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में। तो मैंने आपको इस पूरे का मैनेजर बना दिया है और पूरे का मैनेजर बना के मैंने आपको बोला है भाई ऊपर वाले शोरूम को संभालने के लिए मैं आपको 50,000 दूंगा, नीचे वाले शोरूम को संभालने के लिए 1 लाख रुपया दूंगा। बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका और मेरा वैलिड है? 100% जो ऊपर वाले शोरूम को संभालने के लिए जो एग्रीमेंट किया वो वैलिड है, लेकिन नीचे वाला जो है वो इलीगल गुड्स के लिए है, उसके लिए एग्रीमेंट किया गया तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको कहा मैं दोनों का मिला करके आपको 1.5 लाख रुपया दूंगा, मैंने ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि ऊपर वाले शोरूम का कितना और नीचे वाले उस काम का कितना, भाई 2 काम आपको करना है मिला करके 1.5 लाख। अब यहाँ जब आप अलग नहीं कर सकते हो कि कौन सा अमाउंट किसके लिए है, पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। बराबर से अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो, अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, बदले में या तो आप मुझे शुगर सप्लाई कर दो या मुझे ब्राउन शुगर या स्मैक वगैरह सप्लाई कर दो। शुगर सप्लाई करने वाला जो एग्रीमेंट होगा बच्चों एब्सोल्युटली वैलिड जाएगा, तो शक्कर की बात कर रहा हूँ जो घर में काम में आती है। लेकिन ब्राउन शुगर या स्मैक चरस कुछ भी सप्लाई करने का एग्रीमेंट हुआ एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है। इतना सा आपको इसके अंदर मेनली फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपका एक और बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, चैप्टर का आखिरी पॉइंट, इट्स कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। आइए उसको भी करते हैं ताकि हमारा चैप्टर फुल फ्लैश खत्म हो जाए। सर ये क्या है बच्चे लोगों, इसमें भी 7 तरह के एग्रीमेंट्स दिए हैं भाई, एब्सोल्युटली वॉइड। सबसे पहला किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट वॉइड है, सिवाय माइनर के। माइनर के अलावा अगर किसी की भी मैरिज हो रही है और आप रोकने का एग्रीमेंट करते हो, अच्छी भली शादी हो रही है, बेचारे का बैंड बज रहा है, आपने ब्राइड या ग्रूम किसी को पैसे ऑफर कर दिए कि इससे शादी छोड़ दे, मेरे साथ में शादी कर ले, इमोरलिटी तो है ही है, ये इसमें भी कवर है बच्चों, रेस्ट्रेन टू मैरिज में जाएगा और यही लिखेगा आप इसमें रेस्ट्रेन टू मैरिज का, और ऐसा एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होने वाला बच्चों, अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। समझे आप लोग मेरी बात को? नेक्स्ट पे आ जाऊं जल्दी से। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे लोगों। अगला पॉइंट हमारा कहता है रेस्ट्रेन टू ट्रेड। बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट है रेस्ट्रेन टू ट्रेड वाला। सर ये क्या है? किसी को भी लॉफुल बिजनेस करने से अगर आपने रोकने का एग्रीमेंट किया, अच्छा भला कोई लॉफुल बिजनेस कर रहा है, अपना पुराना एग्जांपल है, एक एरिया के अंदर मेरा शॉप है, एक दूसरा बिजनेसमैन भी वहां पे है, अगर मैंने उसको पैसा ऑफर किया कि अपनी शॉप को बंद करके यहां से चले जाओ, मैं कंपटीशन खत्म करना चाह रहा था, तो लॉ कहता है कि मैं उसको बिजनेस करने से रेस्ट्रेन कर रहा हूं, रोक रहा हूं, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। बच्चे लोगों अपने को ध्यान में रखना है, वॉइड हो जाएंगे। बराबर से ऐसे हमारे एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। सेल ऑफ गुडविल, अगर मान लीजिए मैंने किसी ने अपना बिजनेस मुझे सेल कर दिया है, बंद करते हैं ना, ये तो सर अभी तो आपने कहा था मैंने उसको ऑफर किया था, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। अब कोई अपनी मर्जी से अपना बिजनेस मुझे बेच के जाता है, बराबर से अपना बिजनेस सेल कर देता है, मैंने उसकी गुडविल को भी परचेज कर लिया और उसको पैसा दे दिया है, तो हम आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में
या एक रीजनेबल टाइम तक अपना खुद का सेम बिजनेस नहीं चालू करेगा तो ऐसा एग्रीमेंट हमेशा होता है वैलिड। सेम उसी तरह से बच्चों पार्टनरशिप के अंदर जब कोई पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है या पार्टनर लोग आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम में से कोई भी पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करेगा, वैलिड जाएगा सर, बराबर। या हम रिटायर होने वाले पार्टनर पे के साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम सेम उस एरिया के अंदर कुछ टाइम तक या उस सेम टाइप का बिजनेस जो है वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं करोगे जो आपके फर्म का बिजनेस भी है। या डिसोल्यूशन के टाइम पे ऐसा एग्रीमेंट लगा देते हैं कि कोई भी पार्टनर उस एरिया में या एक पर्टिकुलर टाइम तक सेम बिजनेस जो है वो नहीं स्टार्ट करेगा। तो बच्चों को आप सब जानते हो ऐसा एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वैलिड होगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन। सर इसमें क्या था, यहां बहुत सीधा सा है, दो कंपनीज आपस में मिल करके कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिसमें अपने अपने कुछ एरिया पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोई टाइम पे हीरो होंडा का, मारुति सुजुकी का। हीरो अपनी बाइक बनाती है, होंडा अपनी बाइक बनाती है, दोनों आपस में मिलकर के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम अपना अपना सेल्फ बाइक नहीं बनाएंगे, मिल करके बाइक को सेल करेंगे बच्चों। यानी अपने अपने बिजनेस को उन्होंने थोड़ा थोड़ा रोका। तो ऐसे एग्रीमेंट्स कॉम्बिनेशन वाले हमेशा वैलिड जाएंगे बराबर से, बस उनका पर्पस मोनोपोली क्रिएट करने का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ट्रेड कॉम्बिनेशंस आर एब्सोल्युटली वैलिड। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों को नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में जहां आप सर्विस कर रहे हो वहां एक आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि जब तक आप सर्विस में हो तब तक आप किसी और कंपनी में काम नहीं करोगे, खुद का सेल्फ काम नहीं करोगे। या वो डॉक्टर वाला एग्जांपल कि हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो 3 साल तक इस एरिया में आप अपना प्रैक्टिसिंग चालू नहीं करोगे, केवल सर्विस छोड़ने के बाद भी 3 साल तक, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाएंगे। अपने को ध्यान रखना है, बस रीजनेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो वैसे रेस्ट्रेंट टू डेट वॉइड है, लेकिन गुडविल के केस में, पार्टनर्स एग्रीमेंट के केस में, ट्रेड कॉम्बिनेशंस के अंदर और जहां पे सर्विस एग्रीमेंट्स है वहां अगर ऐसे एग्रीमेंट करके किसी को बिजनेस या सर्विस करने से रेस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है, तो ये चीज वैलिड मानी जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। बच्चे लोगों सेम उसी तरह से लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रेन करना भी एब्सोल्युटली वॉइड है। आपको मैंने अभी भी कहा था एब्सोल्युटली आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, हम आपस के अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम में से अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस करेगी नहीं। लॉ कहता है ये चीज गलत है भाई, ये चीज हमारी रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग में आएगी, ये लॉ के प्रोविजंस के भी अगेंस्ट में डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ हो जाएगा ये तो, और ये चीज एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगी। ठीक है, या वो 3 साल का टाइम था, आपने कह दिया सर 3 साल के बाद केस करना, या 2 साल में केस नहीं किया तो आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद होने चाहिए, याद करो मेरे साथ। अगर दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड किया कि हम कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो एब्सोल्युटली वैलिड होगा। ठीक है, याद आ गया बच्चों आप लोगों को पॉइंट ये। सेकंड नंबर, नॉट टू फाइल अपील इन अ हायर कोर्ट। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हम भाई लोअर कोर्ट में जाएंगे और इस कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो मान लेंगे, इसके अगेंस्ट में अपील नहीं करेंगे। देखो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाते हो कि हम जाएंगे नहीं कोर्ट के पास में तो वॉइड होगा, लेकिन आप कहते हो नहीं जाएंगे तो सही, एकदम अपर कोर्ट में जो इन्होंने बोला वो फाइनल है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, तो लॉ कहता है दिस इज वैलिड। सेम बच्चों, दो सेम लेवल की अगर कोर्ट है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, एक पार्टी यहाँ की एक पार्टी यहाँ की है, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपस में डिस्प्यूट हुआ तो हम सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हम महाराष्ट्र कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। चूज करते हो दो सिमिलर कोर्ट में से एक कोर्ट, तो भी वो वैलिड माना जाएगा, उसको हम रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग नहीं मानते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर याद रहेगा। फिर उसके बाद बच्चे लोगों, अगर अनसर्टेनिटी पे कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हो, एब्सोल्युटली वॉइड होता है। अनसर्टेनिटी वाला वॉइड ही होता है ना। आई वांट टू सेल माय कार इन 5 और 6 लाख, एब्सोल्युटली वॉइड होगा। और ई पॉइंट पढ़ा उससे पहले बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट पर अगर कोई एग्रीमेंट है, याद आया, और इम्पॉसिबल एक्ट, सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है सुन लो वापस से। मैंने आपको कहा कि अगर ये मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया अपने आप से, अपने आप जिंदा होना चाहिए, तो मैं आपको 5 करोड़ दूंगा। दूसरा मैंने आपको कहा अगर इस मरे हुए इंसान को तुमने जिंदा कर दिया तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, 5 करोड़ दूंगा। पहला वाला जो था वो इवेंट है, आपको नहीं करना है, वो इवेंट अगर हुआ तो पैसे दूंगा, जबकि वो इम्पॉसिबल है। दूसरा वाला भी है तो इम्पॉसिबल, लेकिन एक्ट में आएगा, क्योंकि मैंने आपको करने को कहा है कि आपने अगर जिंदा कर दिया तो मैं 5 करोड़ दूंगा, लेकिन होते दोनों के दोनों वॉइड है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आखिरी पॉइंट हमारे पास वेजरिंग एग्रीमेंट, सब जानते हो वेजर या वेगर, बेट लगाना, शर्त लगाना, और हमारे यहाँ पे शर्त लगाने वाले एग्रीमेंट्स माने जाते हैं एब्सोल्युटली वॉइड।
ठीक है। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉमिस करता है मनी और मनी वर्थ का। वैसे तो बारिश हो रही थी अभी भाई, अब गर्मी बहुत बढ़ गई अचानक से, लाइट्स भी चली गई हमारे यहाँ पे इस वक्त के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैंने बेट लगाई कि आज अगर वापस से बारिश हुई तो मैं आपको 5 लाख दूंगा, नहीं तो आप मुझे 5 लाख दोगे, ये हमारा बेट लगाना हो गया। ऐसे एग्रीमेंट स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो उन्हें वॉइड करके रखें। कल को आप शर्त जीत गए और मैं पैसे नहीं देता हूं तो आप मेरे अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा इवेंट अनसर्टेन है और उस इवेंट पर दोनों पार्टीज में से किसी का भी कंट्रोल नहीं है भाई, बियॉन्ड द कंट्रोल है, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एक पार्टी बच्चों इसमें जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, यही होता है बेट का मतलब, आप लोग सब जानते हो, है ना। पर यहाँ पे उस इवेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट भी नहीं, बेट लगाने में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, बस शर्त लगा लिया तो लगा लिया। ऐसे एग्रीमेंट्स एब्सोल्युटली वॉइड हैं। अब इसमें कुछ खास बातें आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। हॉर्स रेस वाला बात याद आया आपको? अगर एग्रीमेंट टू पे अ प्राइस 500 और मोर का अगर बच्चों एग्रीमेंट किया है तो ये वैलिड होगा, ये वैगर नहीं होगा। मतलब अगर लेस देन 500 का बच्चों हॉर्स रेस का है तो वो हो जाएगा वॉइड, लेकिन 500 या उसके ऊपर का है तो वैलिड माना जाएगा। भूलना मत इस पॉइंट को, अक्सर हम लोग उल्टा समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लॉटरी में बच्चों वॉइड ही होता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट से अनऑथोराइज है तो वॉइड तो रहेगी, साथ में आपको इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जेल भी जाना पड़ेगा, सजा है। लेकिन अगर यही लॉटरी गवर्नमेंट से ऑथोराइज है तो वॉइड तो रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बस आपको इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जेल नहीं जाना पड़ेगा, इलीगल नहीं होगा। ये फर्क है बच्चे लोगों को लॉटरी में, जो आप लोगों को पता है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन याद करो, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन। अगर फेयर ट्रांजेक्शन है, अगर शेयर मार्केट में परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वैलिड है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस के अप एंड डाउन के ऊपर पैसा लगाने की बात कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, डिफरेंस इन प्राइस से पैसा कमाएंगे, तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। छोटे छोटे से पॉइंट है। क्रॉसवर्ड पजल, अगर क्रॉसवर्ड पजल आपके चांस या लक पर है ना, कि भाई ये फेवरेट सिटी का नाम बताओ, आप उसमें से जो लकी ड्रॉ निकलेगा उसको इनाम मिलेगा, ये चांस है। आपका लकी ड्रॉ निकले ना निकले, एग्रीमेंट वॉइड होगा बच्चों। लेकिन जहां आपके स्किल या इंटेलिजेंस पर कोई चीज आ गई तो एब्सोल्युटली वैलिड होने वाला है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब वैगरिंग भले ही वॉइड हो लेकिन इसका कोलैटरल ट्रांजैक्शन नॉट अफेक्टेड होगा बच्चों, वैलिड भी हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हो, इलीगल का कोलैटरल इलीगल एंड वॉइड होता है। लेकिन अगर सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है तो उसका कोलैटरल नॉट अफेक्टेड होता है, वैलिड वॉइड कुछ भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और गुजरात और महाराष्ट्र में वैगरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल डिक्लेयर हैं तो उनका कोलैटरल भी फिर इलीगल एंड वॉइड होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों 7 ऐसे एग्रीमेंट है जो स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। मैरिज सिवाय माइनर के, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया जिसके आपको एक्सेप्शंस याद रखने चाहिए, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर्स एग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन एंड सर्विस एग्रीमेंट। ट्रेड कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल अपन ने वो भी लिया था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, दूसरा भी 4 पढ़ाता है, एक के 2 बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट 2, दूसरे के 3rd और 4th ज्यादा अच्छे हैं, तो आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे थे कि हम यही 2 पढ़ाएंगे, बाकी 2 हम नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा वाला कहता है हम 3rd 4th पढ़ाएंगे, 1st 2nd हम नहीं पढ़ाएंगे, ताकि स्टूडेंट सारे के सारे इधर आ जाए, इधर आपके पास भी पूरे रहे, हमारे पास भी पूरे रहे। तो दोनों ने अपने अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा सा रोका है, लेकिन लॉ कहता है वैलिड है। बस मोनोपोली क्रिएट करने का इंटेंशन उनका नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर। फिर हमारा लीगल प्रोसीडिंग, 3 एक्सेप्शंस बच्चे लोगों को, आर्बिट्रेशन में जाना वैलिड है, हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे वैलिड है, और 2 में से 1 कोर्ट को सेलेक्ट करना भी वैलिड है। कंप्लीट रेस्ट्रेंट लगा लेते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर हमारा डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ में भी चला जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी पॉइंट हमारे पास में आसान है। अनसर्टेनिटी हो गया, वेजरिंग बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, बेट लगाना, और उसके अलावा इम्पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल एक्ट तो ही है। इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर नंबर हमारा 6th है वो भी आकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इस फॉर्म में इसलिए लिया है ताकि हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सके, बराबर। जैसे आप लोगों का भी कंसर्न था सर इतने टाइम के अंदर हम फटाफट से कैसे सबका रिवीजन लगा पाएंगे, तो इसीलिए कल आप लोगों से वापस, आज हम लोग प्रीमियर के थ्रू मिल रहे हैं, कल आप लोगों से वापस लाइव मुलाकात होगी जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस वाले और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, परफॉर्मेंस, और कोशिश करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारी बात जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और हमेशा की तरह जैसा आप लोग करते आए हैं पिछले 2 दिन से, लाइक वाला बटन ऐसे ऐसे वाला जरूर दबा देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियोस जो है वो लगातार आप लोगों के साथ में लाइव कल मुलाकात होगी, और बीच में जहां कहीं जरूरत पड़ा तो इस तरह से भी हम लोग मिलने वाले हैं। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, बाय बच्चों।